रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, ध्यान दें। तो मैंने लास्ट में बताया था सबसे पहला चीज कि कैसे हम लोग x प्लस वाई होल टू द पावर n को एक्सपैंड करते हैं। ना इस एक्सपेंशन में तुम लोग ध्यान से कुछ कुछ चीज जो ऑब्जर्व करना है, एवरीवन उस चीज को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। और अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे एक बार बोलना, क्योंकि आज का टॉपिक समझ में आ गया तो बाकी आगे हमको मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस हम करते जाना होगा। ओके, तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सी, x plus y whole to the power n का एक्सपेंशन में you know that every term has is a product of three things। सारा टर्म में तीन चीज का प्रोडक्ट होगा, और ये ऑर्डर, ये फॉर्मेट है, अगर तुम ध्यान से नोट करो तो उन्होंने यही फॉर्मेट को यूज करके एक्सपैंड किया था। ध्यान दो, लास्ट में बस मैंने एक्सपेंशन सिखा तो दिया था, लेकिन आज हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं इस एक्सपेंशन को यूज करके। ओके, नाउ सी, नाउ व्हाट आई सबसे पहला चीज मैं तुम लोग को बताऊंगा कि इस पूरा एक्सप्रेशन को कैसे सिंपलीफाइड फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ये मैं सबसे पहला चीज तुम लोग को बताऊंगा। लिसन इन एवरीवन, क्या मैं ये पूरा चीज को सिंपलीफाइड फॉर्म में सिग्मा r equals to 0 to n ncr x to the power n minus r y to the power r लिख सकते हैं? चेक करो ध्यान से, लिख सकते हैं, बिकॉज ध्यान से एक बार नोट करना, बिकॉज एवरी टर्म, इफ यू सी, एवरी टर्म का जो फॉर्मेट है सेम है, बस एक चीज हर जगह चेंज हो रहा है। क्या वो एक चीज चेंज हो रहा है? ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम लोग देखो, अगर यहाँ पे r का वैल्यू 0 है, यहाँ पे r का वैल्यू 0 है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग x का पावर चेंज हो रहा है। देखो n माइनस 0 और y का पावर 0 आ जा रहा है। यहाँ पे r का वैल्यू 1 है, तो फिर x के पावर पे n माइनस 1 आ गया और y के पावर पे 1। यहाँ पे r का वैल्यू 2 है, तो x के पावर पे n माइनस 2, y के पावर पे 2। सो व्हाट यू आर फाइंडिंग कि हर जगह जो है तीन चीज का प्रोडक्ट है। एवरी टर्म contains product of three factors, and what are those three factors? One is combination, the other second factor is पहला टर्म का पावर n minus r, और थर्ड फैक्टर इज डायरेक्ट r का वैल्यू, मतलब इसके पावर पे क्या है? r का वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो एक चीज तुम लोग ध्यान से, r का वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है। देखो r का वैल्यू 0 है पहला केस में, ये रहा। r का वैल्यू 1 है सेकंड केस में, r का वैल्यू 3 है, 2 है थर्ड केस में। देखो ये रहा, 2 लगा दो ये बन जाएगा, 3 लगा दो ये बन जाएगा, n लगा दो ये बन जाएगा। सो वी आर फाइंडिंग दैट अगर मैं इस पूरा चीज को सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? समेशन। समेशन क्या? समेशन इस एक्सप्रेशन का, जो जिस एक्सप्रेशन में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इसका हर टर्म ऐसा ही है, और हर टर्म में ये तीन चीज का प्रोडक्ट है, जहां पे पहला फैक्टर एनसीआर है, सेकंड फैक्टर पहला टर्म का पावर में इन दोनों का डिफरेंस है, और थर्ड फैक्टर आर का वैल्यू है। देखो ये उसके पावर पे आर का वैल्यू, आर स्टार्ट हो रहा है 0 से चल रहा है n तक। देखो तुम इसको अगर ध्यान से नोट करो तो दोनों का मतलब एक ही चीज है। इस पूरा का ये सिंपलीफाइड फॉर्म, मतलब इसको हम सिंपलीफाई करके टेक्निकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन के लैंग्वेज में। देखो यहाँ पे आर का वैल्यू 0 है, ये रहा पहला टर्म, समेशन मतलब प्लस। जब हम नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो क्या ऐसे कनेक्ट करेंगे हम लोग? प्लस से कनेक्ट करेंगे। समेशन का मतलब यही होता है। अब 0 के बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या आता है? 1। अब हम यहाँ पे r की जगह 1 लगा देंगे, तो देखो ये रहा सेकंड टर्म आ गया। उसके बाद r की जगह पे 1 के बाद 2 लगाएंगे, तो देखो 2 लगाने के बाद ये आ गया प्लस। ये कहां तक चलते जाएगा? r का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक चलेगा? n तक चलेगा। ये पहला चीज ऑब्जर्व करना है। दूसरा चीज, एक बात तुम लोग बताओ, एक बार ध्यान से तुम लोग सारा एक्सपेंशन को चेक करो, तो पावर जितना है, जितना भी पावर है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अगर मैं एक्सपैंड करूं तो एक्सपैंड करने के बाद देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। x प्लस वाई होल क्यूब को एक्सपैंड करने से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ रहा है? देखो तो एक बार ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ रहा है 4, 1 2 3 4। तो
तो हम लोग क्या ये बोल सकते हैं कि अगर मान लो r का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है और अगर n तक चल रहा है, देखो एक बार r का वैल्यू अगर 0 से बिगिन कर रहा है और n तक चल रहा है, इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ टर्म्स आफ्टर एक्सपेंशन, आई रिपीट, number of terms after expanding a binomial expression with n power is one more, मतलब अगर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा n plus 1, मतलब पावर 2 है तो एक्सपेंशन के बाद 1 2 3 टर्म होगा, पावर 3 है तो एक्सपेंशन के बाद 1 2 3 4 टर्म्स होगा, ठीक है। अगर पावर यहाँ पे 1 होता तो एक्सपेंशन के बाद सिर्फ 2 टर्म्स होता। देखो तो हम क्या देख रहे हैं कि एक्सपेंशन के बाद एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन का पावर n होगा, n मतलब होल नंबर, तो एक्सपेंशन के बाद नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 1 मोर। तो पहला ऑब्जर्वेशन, द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज देयर आर टोटल n plus 1 number of terms after expansion, मतलब पावर जो भी है उस पावर से एक ज्यादा होगा नंबर ऑफ टर्म्स आफ्टर एक्सपेंशन। डू यू ऑल एग्री एवरीवन? इफ यू ऑल हैव एनीथिंग टू से यू कैन स्पीक। समझ में आया तो बात? जितना भी पावर होगा उससे एक ज्यादा होगा नंबर ऑफ टर्म्स। सीधा सा लॉजिक है कि अगर यहाँ 1 से लेकर के n तक, 1 से लेके n तक n चीज हुआ है कि नहीं, तो 0 से लेके n तक कितना होगा? अगर मान लो मैं सपोज काउंटिंग 0 से कर रहा हूं, a b c d e, ये इसका पोजीशन है मान लो 0, इसका पोजीशन है 1, इसका पोजीशन है 2, इसका पोजीशन है मान लो 3 और इसका पोजीशन है मान लो 4। तो यहाँ पे कितना टर्म्स है? 4 थोड़ी ना, क्योंकि मैं काउंटिंग 0 से स्टार्ट कर रहा हूं और 4 तक चल रहा है, तो 0 से लेके 4 तक कितना टर्म्स हुआ? 5 टर्म्स हुआ। 0 से लेके 4 तक 5 टर्म हुआ। एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे पावर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा एक्सपेंशन के बाद? एक ज्यादा, n + 1 नंबर ऑफ टर्म्स। ये तुमका पहला ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार ये कॉपी करो, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन है, मैं यहां से टर्म का फॉर्मूला भी डिराइव करूंगा, ये सब चीज। अब एक बात बताओ तुम लोग, देखो आज ध्यान से एक चीज, आर्यमन ने मुझे पूछा था एक क्वेश्चन जहां पे बोला था उसने कि सर मेरा 6th वाले टर्म में डाउट है, मैच नहीं कर रहा है। तुम एक चीज देखा था तुम लोग, मैंने पूरा एक्सपैंड नहीं किया, डायरेक्ट मैंने 6th टर्म निकाला, जानबूझ के 6th टर्म डायरेक्ट निकाला, ये बताने के लिए कि तुम लोग को भी ऐसा करना पड़ सकता है और करना चाहिए भी। अगर मान लो सपोज किसी भी एक्सपेंशन का पावर अगर मान लो 100 है और तुमसे कोई पूछे कि इसको सीक्वेंस में लिखने के बाद, मतलब किसी भी टर्म्स को ऊपर आगे पीछे नहीं लिख करके अगर हम सीक्वेंस में लिखे और मुझसे अगर कोई पूछे कि इसका 40th टर्म क्या है, तो क्या तुम पूरा 40th टर्म तक एक्सपैंड करोगे? कभी नहीं करना है, क्योंकि पावर अगर 100 है तो एक्सपेंशन के बाद टोटल टर्म्स कितना होगा? आई रिपीट, पावर अगर 100 है तो एक्सपेंशन के बाद टोटल टर्म्स कितना होगा? 101 होगा। ओके, एक्सपेंशन के बाद टोटल टर्म्स 101 होगा। और तुमको अगर 48 टर्म निकालना है तो तुम क्या पूरा 39 टर्म निकाल के तब 48 टर्म निकालोगे? कभी नहीं। हम लोग अब देखेंगे ध्यान से कि वो डायरेक्ट टर्म कैसे निकाला जा सकता है, डायरेक्ट वो टर्म कैसे निकाला जा सकता है। अब हम लोग ऐसे कुछ फॉर्मूला को डिराइव करेंगे और वो सिंपल ऑब्जर्वेशन से हो जाएगा, कुछ मैं फॉर्मूला नहीं बताने वाला। ध्यान से एक्सपेंशन को देखना है। लिसन हियर एवरीवन, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, ओके? लिसन हियर एवरीवन वेरी केयरफुली। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सा टर्म है? बताओ एक बार तुम लोग सीक्वेंस से फर्स्ट टर्म T1, ये कौन सा टर्म है? T2 मतलब सेकंड टर्म। ये तुम्हारा थर्ड टर्म, देखो ध्यान से, थर्ड टर्म। ये फोर्थ टर्म। कोई बता सकता है कि ये कौन सा टर्म है? Next term. Yes, n और n, I'm not N term. नहीं, nth टर्म गलत है, एब्सोल्युटली गलत है। Tn plus 1. T of n. Absolutely is n plus 1th term, not nth term। एक बार ध्यान से नोट करना, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म है। देखो ध्यान देना, r का वैल्यू देखो, इस केस में r का वैल्यू 0 है और ये टर्म कौन सा है? 0 plus 1, फर्स्ट टर्म। r का वैल्यू यहाँ पे 1 है, ये कौन सा टर्म है? 1 plus 1, 2, सेकंड टर्म। r का वैल्यू यहाँ पे 2 है, ये कौन सा टर्म है? 2 plus 1, 3। r का वैल्यू यहाँ पे 3 है, ये कौन सा टर्म है? 3 plus 1, 4। r का वैल्यू यहाँ पे n है, ये कौन सा टर्म है? यस, ये कौन सा टर्म है?
ये है n plus 1 term. So we are finding that it is very much clear that जो मैंने भी बताया था कि एक्सपेंशन के बाद जो भी पावर होगा उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होगा एक्सपेंशन के बाद. ये क्लियर हुआ. दूसरा पॉइंट ये क्लियर हो रहा है कि अगर हम इस टर्म का r का वैल्यू से पोजीशन को कंपेयर करें तो r का वैल्यू से पोजीशन एक ज्यादा है. 0 है तो 0 plus 1, 1 है तो 1 plus 1, 2 है तो 2 plus 1, 3 है तो 3 plus 1. अगर हम उल्टा तो हम क्या ऐसे बोल सकते हैं, ध्यान देने एक बार. And we know that every term consists of three things. One is NCR, other is x to the power n minus r, third factor is y to the power r. ये जो भी टर्म है क्या मैं बोल सकता हूं कि this is r plus 1th term? Yes, do you agree or not? Tell me. Yes, sir. समझ में 0 है तो ये देखो 0 plus 1, 1 है तो 1 plus 1 2 सेकंड टर्म, 2 है तो 2 plus 1 3 थर्ड टर्म, 3 है तो 3 plus 1 फोर्थ टर्म. तो अगर ये r है तो कौन सा टर्म है ये r plus 1th टर्म. समझ में. और अगर हम ऐसे जाएं कि टर्म का पोजीशन से अगर हम r को कंपेयर करें तो 1 है तो 0 टर्म 0 है r का वैल्यू. यहां पे पोजीशन यहां पे फर्स्ट टर्म है तो r का वैल्यू 0 है, सेकंड टर्म है तो r का वैल्यू 1 है, थर्ड टर्म है. अब टर्म से r को अगर हम कंपेयर करें, टर्म का पोजीशन से r को अगर हम देखें इससे एक कम है, इससे एक कम है, इससे एक कम है, n plus 1 से एक कम है. तो एग्जैक्टली सेम वे हम r plus 1 से इधर हम आए, r plus 1 से ये एक कम है मतलब r है. अगर हम r को पोजीशन से देखें तो इससे 0 plus 1, 1 plus 1 2 ऐसे करके है. हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग ने एक फॉर्मूला डिराइव किया जिस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग डायरेक्ट जो टर्म चाहिए वो हम निकाल सकते हैं. ओके एवरीवन. तो अब हम एक एग्जांपल दे रहे हैं. इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. ध्यान से वो एग्जांपल को देखना सब. इसलिए एवरीवन लेट अस सी वन एग्जांपल. सपोज वी हैव 2x square plus 3 होल टू द पावर 50. सबसे पहला क्वेश्चन तुम लोग से ये मेरा जाता है कि यहाँ पे पावर 50 है तो टोटल टर्म्स कितना होगा एक्सपेंशन के बाद, बताओ तो एक बार. 51 51. अब एक बात बताओ, तुमसे अगर कोई पूछे कि इसका 20th टर्म क्या होगा, now who can tell me कि 20th टर्म में r का वैल्यू क्या होगा, बताओ. 19. Very good. 19. अगर तुम लोग इतना अगर समझ गया तो मैं बोल रहा हूँ ना 90% डाउट अब क्लियर हो चुका है. ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है. T20 मतलब यहाँ पे जो भी टर्म होगा उससे r का वैल्यू एक कम होगा, मतलब 20 है तो इसको 19 plus 1 लिख दो. तो अगर हम देखें तो r का वैल्यू कितना हो गया, 19 हो गया. या डायरेक्ट ऐसे बोलो 20 है तो r का वैल्यू कितना हो गया, 20 minus 1 मतलब 19 हो गया. अब हमको पता है कि हमको इसके लिए कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है क्योंकि हम देख रहे हैं कि एवरी टर्म कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री थिंग्स. एवरी टर्म कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स. वन इज NCR मतलब 50 n है 50 तो 50 CR दैट इज 19. पहला टर्म जिसके पावर पे मुझे क्या देना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस. तो 50 और 19 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इट इज 31. और जो सेकंड टर्म है दैट इज 3, इसके पावर पे मुझे r का वैल्यू देना है. बस इसको सिंपलीफाई कर दो, यू गेट द आंसर. आई होप इट इज क्लियर. सो एवरीवन प्लीज कॉपी डाउन प्रॉपर्ली दीस थिंग्स जो भी मैंने बताया. और अगर कोई डाउट है तो एक बार सबको अब मैं एक बार पहले माइनस वाला का फॉर्मूला देता हूं फिर हम लोग सम स्टार्ट करेंगे. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है बताना एक बार. ये समझ में आ गया सबको को? कोई भी अगर ऐसा है यहाँ पे जिसको अगर प्रॉब्लम है प्लीज स्पीक. कोई दिक्कत नहीं है. अपना कोई भी किसी को प्रॉब्लम है कि सर फॉर्मूला का एप्लीकेशन मुझे नहीं समझ में आया तो बोलो, एक बार मैं समझा देता हूँ. मैं और 2-3 एग्जांपल यूज कर ले रहा हूँ सो दैट क्लियर हो जाएगा. जैसे मान लो सपोज फॉर एग्जांपल यू हैव सपोज लेट्स टेक 2x plus 1 by x whole to the power 11. तो एक बात बताओ तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इसका 8th टर्म क्या होगा, बताओ तो. फटाफट कैलकुलेट करो. मैं 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, कैलकुलेशन कर दो. इसका आंसर क्या होगा. अगर मान लो बीच में माइनस होगा, अगर माइनस होगा तो क्या करना है, जैसे नहीं अगर बीच में माइनस तो कैसे एक्सपैंड करेंगे, ध्यान. अगर बीच में माइनस होगा तो पता है कि यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस. ऑड है, इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस, इसके बाद इवन आएगा तो प्लस, और लास्ट में हम लोग को
-1 to the power n देना पड़ेगा. Do you know why? Because you know that प्लस एंड माइनस, प्लस और माइनस साइन किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ तो? प्लस एंड माइनस आर का वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, आर का वैल्यू पे. अगर आर का वैल्यू ऑड है तो माइनस, इवन है तो प्लस. तो लास्ट केस में आर का वैल्यू n है, तो यहाँ पे मुझे -1 टू द पावर n लिखना पड़ेगा. ठीक है. नाउ लेट मी सी हु कैन टेल मी कि इसका सिंपलीफाइड फॉर्म जो समेशन के लैंग्वेज में मैंने लिखा था, तो बताओ तो इसका सिंपलीफाइड फॉर्म क्या होगा? कोई बता सकता है? एक जन कोई बोलो. यस यस बताओ कोई एक जन. इसका सिंपलीफाइड फॉर्म क्या होगा? सोच के बोलो. जैसे पिछले वाले में मैंने लिखा था ना सिंपलीफाइड फॉर्म, इसका सिंपलीफाइड फॉर्म क्या होगा बताना. एनीवन? सर -1 to the power n. n नहीं होगा. -1 टू द पावर n अगर होगा तब तो ये गलत हो जाएगा. कैसे गलत होगा मैं बता रहा हूँ. उसके बाद का तो तुम लोगों को पता है कि सेम ही होगा. बस यहाँ पे हाँ सर, पर कोई बता सकते हैं कि ये -1 टू द पावर n होगा या क्या होगा? कोई बता सकते हैं? सर आर होगा. आर होगा, आर होगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. यहाँ पे r होगा. क्यों होगा r? देखो अगर n होगा तो गलती क्या हो जाएगा. मान लो यहाँ पे n 5 होगा, ठीक है, तो -1 टू द पावर 5, आगे साइन नेगेटिव ही है. -1 टू द पावर, क्योंकि हर केस में n का वैल्यू तो 5 ही रहेगा, लेकिन n का वैल्यू हर, देखो ये r का वैल्यू, हम लोग का जो प्लस और माइनस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? r पे डिपेंड कर रहा है ना. समझ में आया? तो यहाँ पे r देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे r का वैल्यू 0 है, तो -1 टू द पावर 0 प्लस, -1 टू द पावर 1 नेगेटिव, -1 टू द पावर 2 पॉजिटिव, -1 टू द पावर 3 नेगेटिव, -1 टू द पावर n. लास्ट में जैसा होगा n उसके हिसाब से यहाँ पे साइन देना होगा. अगर मान लो यहाँ पे n ऑड होगा तो -1 टू द पावर ऑड नंबर नेगेटिव साइन आएगा. अगर मान लो n इवन होगा तो -1 टू द पावर इवन नंबर रिजल्ट पॉजिटिव आएगा. सो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट से दैट इट इज -1 टू द पावर n थिंकिंग दैट यहाँ पे n है तो n देंगे. नहीं, ऐसे मत सोचो, क्योंकि यहाँ पे इस केस में r का वैल्यू n है, इसीलिए मैंने यहाँ पे n दिया है. लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर n लिख देंगे तब तो कॉल फिक्स्ड हो जाएगा. क्या फिक्स्ड हो जाएगा? अगर n का वैल्यू 5 है तो हर केस में 5 आएगा, तब तो हर केस में क्या होगा? साइन नेगेटिव आएगा, तो गलत हो जाएगा. यहाँ पे r होगा. किसी को कुछ पूछना है? अब देखना है, नंबर ऑफ टर्म्स इतना ही रहेगा, नंबर ऑफ टर्म्स इतना ही रहेगा. यहाँ पे सिर्फ एक चेंज आएगा. कोई बता सकता है व्हाट इज द चेंज? फॉर्मूला सब सेम है, यहाँ पे एक और चीज आएगा. बताओ. यस, एक और चीज आएगा यहाँ पे फॉर्मूला में. यस, NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r. एक और चीज आएगा यहाँ. क्या होगा? कोई बता सकता है? कोई नहीं, इतने लोग हैं, कोई नहीं बताएगा. सर अगर वो आपका जो टर्म का नंबर अगर इवन होगा, जैसे कि 20 टर्म आप बोलेगा, तो सर हम अपना आंसर में माइनस लगा देगा. हाँ, वो तो ठीक है, माइनस लगा देंगे. मैं ये बोल रहा हूँ कि d of r plus 1 है. यू आर करेक्ट, लेकिन हम इसको यू हैव अंडरस्टूड, वो तो सही है, लेकिन हमको इसको एक्सप्रेस भी तो करना पड़ेगा. यहाँ पे लिखना भी तो पड़ेगा. जो तुमने बोला कि अगर r का यहाँ पे वैल्यू सपोज यहाँ पे 28 टर्म निकालना होगा तो माइनस लगा देगा. तुमने सही बोला, लेकिन यहाँ पे हमको उसके लिए एक चीज लिखना पड़ेगा ना. क्या लिखना पड़ेगा? सर -1 to the power r -1. r -1 क्यों? -1 टू द पावर r -1 क्यों? बताओ. -1 टू द पावर r लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मान लो सपोज यहाँ पे r क्या है, जो भी यहाँ पे पोजीशन है, r थोड़ी ना 20 है, r तो 19 है. तुम क्या सोच रहे हो पता है कि r 20 है? नहीं, r 20 थोड़ी ना, मैं वो थोड़ी ना समझा रहा हूँ. देखो तो तुम यहाँ पे t of r plus 1, 8 में r का वैल्यू क्या है? 7 है. तो ऐसे यहाँ पे हमको t of r plus 1 लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? -1 टू द पावर r लिखना पड़ेगा. प्लीज डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, इट इज वेरी सिंपल. यहाँ पे जो भी पोजीशन है उसके कंपैरिजन में r का वैल्यू 1 कम है. जो भी पोजीशन है उसके कंपैरिजन में r का वैल्यू 1 कम है. जो भी पोजीशन है उसके कंपैरिजन में r का वैल्यू 1 कम है. तो तुम यहाँ पे अगर t 20 है तो r का वैल्यू क्या होगा? 19 होगा. तुम क्या सोच रहे हो? r का वैल्यू 20 होगा? नहीं, 20 थोड़ी ना होगा. यहाँ पे t 20 है, मतलब r का वैल्यू क्या होगा? 19 हो जाएगा.
Is this clear or not? So I think it is clear everyone. और अगर मान लो इस तरह का अगर सम्स में हम लोग को कोई टर्म निकालना हो तो हम एक काम करते हैं, एक बार ये फॉर्मूला कॉपी करो, हम लोग डायरेक्ट सम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग सम नंबर बी स्टार्ट करेंगे, ओके? ये फॉर्मूला के बाद कॉपी कर लो, ये फॉर्मूला कॉपी करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, देखना एक बार। ये मैंने वो लिखना भूल गया था, मैं यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, सुनना एक बार। सारा टर्म में देखो एक बार ध्यान से, सारा टर्म में अगर हम x और y का पावर को ऐड करें, तुम लोग अगर अपना आंसर चेक करना है तो ऐसे चेक कर सकते हैं। सारा टर्म्स में अगर हम x का पावर और y का पावर को ऐड करें, x का पावर y का पावर ऐड करें, तो हमेशा याद रखना वो n के बराबर होगा। नोट डाउन, देखो x का पावर n, y का पावर 0। व्हाट इज n plus 0? n। व्हाट इज n minus 1 plus 1? n minus 1 plus 1 is again n. What is n minus 2 plus 2? Again it is equals to n. What is n minus 3 plus 3? Again it is equals to n. What is n minus n plus n? Again it is equals to n. So you'll find that सारा terms, listen it everyone carefully, सारा term में x और y का अगर हम पावर को ऐड करें तो वो n के बराबर होगा, याद रखना। अगर बराबर नहीं है मतलब गलत है। Okay, so every term, okay, listen here, every term x to the power n, y to the power x to the power p, y to the power q, you'll find that p plus q will be always equals to n। समझना तुम लोग एक बार, मतलब हर एक टर्म में जो भी x का पावर होगा और y का पावर में जो दोनों का पावर को ऐड करने के बाद वो हमेशा n के बराबर है। एक और ऑब्जर्वेशन है, ध्यान देना। कोई बता सकता है एक चीज को ध्यान से कि देखो ध्यान से, यहाँ पे x का पावर जो है, पहला टर्म का पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। देखो पहला टर्म का पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है और सेकंड टर्म का पावर असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। इस चीज को नोट करो एक बार तुम। देखो x का पावर n है, फिर n minus 1, फिर n minus 2, n minus 3, n minus n। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहला टर्म का पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है और सेकंड टर्म का पावर असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। देखो तो मतलब ये चीज we find that the power of first term that is x is in descending order, okay, and second term that is y is in ascending order, okay। ये चीज को भी नोट करना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो पहला टर्म है उसका पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है और सेकंड टर्म का पावर असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। ये चीज को नोट करना है, ठीक है। एक मैं एग्जांपल ले लो और ये चीज को एक बार मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान देना, एक बार ये दोनों चीज कॉपी कर लो सबको। सो अब मैं एक बार पहले ये जो भी अभी तक हमने सीखा है उसको हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखेंगे और हम इसमें एक शॉर्टकट बताने वाले हैं कैसे हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल एक टॉपिक है वो मैं समझाने वाला हूं, तो ध्यान देना। Tell me what is x plus y whole to the power 4? Anyone who can tell me? Yes, it is x to the power 4 then. Yes. 4 plus 4x cube y 4x cube y plus 4x square y square 4x square y square plus 4xy cube 4xy cube plus y to the power 4. अच्छा एक बार चेक कर लेना तुम कि ये और ये सही है या नहीं, एक बार चेक कर लेना। ये मुझे लग रहा है कि ये गलत है शायद, एक बार चेक करना। ये वो 6x square y square हुआ। 6x square y square होगा, यस सही। अब एक बात बताओ तो x plus y whole to the power 4 का क्या होगा? x to the power 5 x4y x cube y cube y square x square y cube x y square, just a minute, 4 3 2 1 3 4 y to the power 5। अब बताओ तो इसके आगे क्या क्या मल्टीप्लाई है, इसका कोएफिशिएंट 5 10 10 5 5 so 5 10 10 5 5 10 10 10 5 ध्यान से so 10 10 5 5 10 10 5 लिखा दिया, ठीक है। अब देखना, अब एक बार ध्यान से सबको नोट करना, लिसन एवरीवन।
यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सारा टर्म्स में जो पावर है सारे टर्म का, देखो यहाँ पे x का और y का अगर हम दोनों का पावर को ऐड करें तो वो n के बराबर है। देखो 2 है, यहाँ पे x का पावर 1, y का पावर 1, 1 + 1 2, y का पावर 2 हो गया। यहाँ पे x का पावर 2 है, y का पावर 1 है। व्हाट इज 2 + 1 3, 1 + 2 3। ठीक है, और एक चीज देखो बहुत सिंपल तरीका से कि यहाँ पे देखो पहला टर्म का पावर देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब x⁴ 0, एंड यू नो दैट x⁴ 0 इज 1। देखो y का पावर यहाँ पे क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। देखो पहले 0 है बिकॉज़ y⁴ 0 इज 1, तो पहले 0 है y का पावर, फिर यहाँ पे 1 है, 2 है, यहाँ पे 3 है। देखो यहाँ पे भी सेम वही है। देखो सारा टर्म में जो पावर है x और y का पावर ऐड करके वो 4 के बराबर है। देखो 3 + 1 4, 2 + 2 4, 1 + 3 4, और देखो यहाँ पे x का पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है और y का पावर असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कोएफिशिएंट। ध्यान से देखना, मैं कोएफिशिएंट निकालने का तुम लोग को एक शॉर्टकट मेथड बताना। ठीक है, ध्यान देना, इसको बोलते हैं हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल। जैसे ये पास्कल्स ट्रायंगल क्या देखना है, सबसे पहला चीज 1 लिख दिया मैंने, उसके बाद वापस से यहाँ पे 1 1, वापस से यहाँ पे 1 1, 1 + 1 क्या होता है, ये दोनों को ऐड कर दो। तुम लोगों को बता रहे, लॉजिक बता रहे, ध्यान देना। एक बात बताओ, पहला टर्म में क्या है बताओ तो, 1 आया, 1 से स्टार्ट कर दिया। देखो कितना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। उसके बाद नेक्स्ट x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट क्या है, 1 1 है। देखो यार x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 1 लिख देना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हर जगह पहले एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट में 1 1 लगा देना। अब बीच में क्या करना है कि उसके ऊपर वाला का दोनों को ऐड करके बीच में लिख देना। ये जब n का वैल्यू 0 है, जब n का वैल्यू 0 है तो देखो यहाँ पे एक ही 1 ही आएगा। जब n का वैल्यू 1 है तो जो पहला टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 है और सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट भी 1 है। जब n का वैल्यू ये रहा, n का वैल्यू जब 1 है, जब n का वैल्यू 2 है तो देखो x² का कोएफिशिएंट 1 है, सेकंड वाले टर्म का कोएफिशिएंट 2 है और थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, अब देखो ध्यान से तीसरा एक, जब हम n का वैल्यू 3 लेंगे तो n का वैल्यू जब 3 लेंगे तो इसके पहले लेफ्ट में 1 के लेफ्ट में 1 लगा दो, इसके राइट में 1 लगा दो। ठीक है, अब बताओ एक बार इसके बीच में क्या है, देखो इसके बीच में इन दोनों को ऐड कर देना, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, और इन दोनों को ऐड कर देना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 1 क्या आ जाएगा 3। देखो यहाँ पे है 3 3, चेक कर लो 3 3 है, समझ में आया तो बात। अब देखो तुमको सपोज n का वैल्यू अगर 4 होगा, n का वैल्यू अगर 4 होगा तो उसमें ये 1 2 3 4 5 टर्म्स का कोएफिशिएंट क्या होगा। देखो एक बार मैं बता रहा हूं, लेफ्ट एकदम लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में, इसके एकदम लेफ्ट में और इसके एकदम राइट में 1 लगा देना। ठीक है, अब देखो उसके बीच में 4 है, देखो 4 आएगा, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4। देखो यहाँ पे 1 4 6 4 1। So I hope you are understanding what I'm trying to explain you. This particular triangle is called Pascal's triangle. Pascal's triangle को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट हम लोग निकाल सकते हैं। पर एक बात बताओ, इतना लंबा हम लोग करेंगे क्यों, हम लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। मैंने इसीलिए बता दिया बिकॉज यू मस्ट नो, अगर तुम बाइनोमियल थ्योरम कर रहे हैं तो ये पास्कल्स ट्रायंगल जानना बहुत जरूरी है। इज दिस क्लियर एवरीवन? देखो ये पास्कल्स ट्रायंगल जानना बहुत जरूरी है। मैं फिर से एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूं। सबसे पहले 1 से स्टार्ट करो, ठीक है, 1 से हमेशा स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इसके नीचे यहां गैप रख देना, 1 के लेफ्ट में और इस 1 के राइट में 1 दे देना। हमेशा लेफ्ट और राइट एकदम 1 1 होगा। अब देखो इसके नीचे इसके ऊपर 1 है तो यहाँ पे ये 1 1 दे दिया, हो गया। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, 1 के लेफ्ट में 1 दे दिया, इसके राइट में भी 1 दे दिया। अब यहाँ से स्टार्ट करना है, देखो ये दोनों को ऐड करना है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, इसके बीच में लिख। ठीक है, अब देखो इसके नीचे क्या आएगा, 1 के लेफ्ट में 1 लिख दो, 1 के राइट में भी 1 लिख दो। अब देखो 1 + 2 3, 2 + 1 3 यहाँ लिख। ठीक है, समझ में आया? तो ये ट्रायंगल तुम लोगों को फॉर्म करने आएगा। इस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, पास्कल्स ट्रायंगल।
और पास्कल्स ट्रायंगल जो टेक्निक है इसको यूज करके हम लोग कोएफिशिएंट्स देखो यहाँ पे 1 1 1 2 1 1 2 1 समझ में आया तुम लोगों को? ये ड्रॉ करने आया तो पास्कल्स ट्रायंगल लिखने आया तो नहीं आया तो बोलो, मैं फिर से समझा देता हूँ। एवरीवन तुम लोग ड्रॉ कर पाएगा, ये बना Yes, पाएगा? sir. ओके Yes, sir. और तुम लोग ये चीज को नोट करना है, हमेशा स्टार्टिंग में 1 होगा, उसके बाद 1 1, बीच में 1 नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म आएगा, 2 1, उसके बाद से लॉजिक फॉलो करेगा क्या, एकदम लेफ्ट में 1 राइट में 1, दोनों को ऐड कर दिया, बीच में लिख दिया, इसके भी वापस लेफ्ट में 1 राइट में 1, दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ लिख दिया, दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ बीच में लिख दिया, ऐसे। ठीक है, फिर वापस से अगर लिखना है 1 1 लिख दो, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4। So this is the way how we construct Pascal's triangle, and ये Pascal's triangle क्या है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये coefficients का, सारे terms का coefficient को represent कर रहे हैं। Okay, everyone, copy down first. हम लोग start कर रहे हैं, listen here. So now I am starting question number B का sum number 1, और देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी दे दिया है, जो तुम लोगों को मैंने समझाया था वो फॉर्मूला भी मैंने यहाँ लिख दिया। देखो प्लस के लिए ये फॉर्मूला, माइनस के लिए टर्म निकालने का ये फॉर्मूला, ध्यान रखना। Number 1, B का question number 1. So we have 4x by 5 plus 5 by 2x whole to the power 8, और मुझे यहाँ पे पावर में 8 है तो obviously total number of terms after expansion will be 9, और मुझे पूछा जा रहा है कि what is the 7th term, मतलब अगर पूछा जा रहा है कि what is the 7th term, so can you tell me 7th term में r का वैल्यू क्या होगा, बताओ तो एक बार। T7 में r का वैल्यू क्या होगा? 6, sir. 6. 6. We have, and you know that the formula is m c r, that is 6 into first term to the power n minus r, second term to the power r का value, that is 6. You can do the calculation and get the answer. So everyone right now, everyone will do question number 3. Question number 3 करो तो B का number 3 क्या पड़ेगा? सिंपलीफाई कर दो इसको। This is the answer of question number 1. का क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है। तुम लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 3 करना बी का। क्वेश्चन नंबर 3 बी का 16th टर्म निकालना है, मतलब 16th टर्म में आर का वैल्यू क्या होगा, 15 हो जाएगा। So question number 3 में the question is square root x minus square root y whole to the power 17, और हम लोग को यहाँ पे 16th टर्म निकालना है। 16th टर्म में r का वैल्यू क्या होगा, 15, so it will be minus 1 to the power 15 NCR root x के पावर पे क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, 2, sir. पावर पे r का वैल्यू। Is this clear? 15. Yes, sir. So I think it is clear. So आज के लिए पहले मैं इतना ही रहने देता हूँ।